भारत के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए अब एक बड़ी कहीं ना कहीं खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट और उससे जुड़ी हुई तमाम सेवाएं और भी ज्यादा आसान कर दी गई हैं। सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली होने जा रही हैं ये सेवाएं। 7 अक्टूबर 2025 यानी कि आज ही की वो तारीख है जब केंद्र सरकार ने एनपीसीआई द्वारा पेश किए गए नए बायोमेट्रिक फीचर को मंजूरी दे दी है। यानी अब आप यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन टाइप करने की जगह अपने चेहरे या फिंगरप्रिंट से पेमेंट कर सकेंगे। अब ऐसे में आप आज अपने फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं, वहीं पर ठीक वैसे ही अब आप पेमेंट भी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे कहीं ना कहीं हैक या फिर कॉपी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिससे सुरक्षा कई और गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब भी आप पेमेंट करेंगे या फिर कोई भी अगर आप पेमेंट किसी को स्कैनिंग के थ्रू करते हैं, नंबर के थ्रू करते हैं, अब स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। पहला, या तो आप पिन डालिए जो आप अभी भी करते हैं, या फिर अपनी फेस आईडी, क्योंकि उसमें अब एक नया फीचर जोड़ दिया गया है। और अगर आप चाहें तो अपनी फिंगरप्रिंट भी उसमें रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। ये और कहीं ना कहीं सुविधाजनक के साथ साथ सुरक्षित है। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार दीपावली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके साथ ही 4 रेल रूट भी यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। अब बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में ये भी जानकारियां साझा की हैं कि इन 4 रेलवे परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 24,634 करोड़ रुपए है। इसमें वर्धा भुसावल के बीच 314 किलोमीटर की 3 लेन और 4 लेन बनेगी। गोंदिया डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर की 4 लेन बनेगी और वडोदरा तलाम के बीच 259 किलोमीटर की 3 और 4 लेन बनेगी। और मध्य प्रदेश में इटारसी भोपाल बेनाल के बीच 4 लेन को मंजूरी दे दी गई है। इसकी कुल दूरी 237 किलोमीटर। 6 और 11 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसमें 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि 2 फेजेज में ये चुनाव पूरे हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 243 सीटों में से पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पर सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। आचार संहिता लगने से पहले ही फेज की वोटिंग तक ठीक 1 महीने का जो वक्त है वो पहले फेज में रहेगा और यहीं पर पहले फेज में दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, गोपालगंज, मुंगेर और नालंदा में वोटिंग होगी, जहां पर एनडीए को मजबूत माना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगे ये भी जानकारी दी है कि बिहार में 22 साल बाद मतदाता सूची की शुद्धिकरण हुई है। अनुसूचित जातियों के लिए 38 निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और इसके साथ ही ज्यादा भीड़ से बचने के लिए एक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता ही होंगे। जानकारी आपको ये भी दी थी कि बिहार चुनाव में सत्ताधारी यानी कि एनडीए, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसके साथ ही इस बार प्रशांत किशोर भी जनसुराज पार्टी के साथ इस बार मैदान में है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को 4 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मां के खराब स्वास्थ्य के चलते जमानत दी है। कारोबारी अनवर ढेबर ने अपील की थी कि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है, उन्हें देखने के लिए वो जाना चाहते हैं। वहीं कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राहत मिली है तो वो सिर्फ अपनी मां की तबीयत को ध्यान में रखते हुए यहाँ आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कोर्ट ने उसी की मंजूरी दी है। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चाएं की गई हैं। इसके साथ ही जैविक खेती और नई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर भी दिया गया। अधिकारियों को जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करने की हिदायत दी गई। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही अवैध कॉलोनीज पर सख्ती से नियंत्रण लगाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस विजन 2047 के अंतर्गत प्रथम 5 वर्ष की योजना पर आज हमने प्रथम दिवस कई प्रकार के, जैसे हेल्थ है, सुशासन है, स्थानीय शासन है, एग्रीकल्चर है, ऐसे विषयों को लेकर के विस्तार से सबके बीच बात की
और कलेक्टर, सीओ, एसपी, डीएफओ वगैरह ये भी सब मिल कर के काम करें, क्योंकि जिला इकाई में प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन हम जो से हमारा स्ट्रक्चर है बना हुआ कि हमारी बैकबोन प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, फ्रंट में निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहते हैं, और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की सक्षमता से सरकार काम करती है। इसलिए बेसलाइन पे काम करने के लिए अपने अपने दायरे के अंदर बहुत अच्छे से काम करें। इसी अपेक्षा के आधार पर यह कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। मोटे तौर पर 6 महीने बाद हम इसका रिव्यू करेंगे। 1 साल में इसका 1 साल 3 महीने का टारगेट अभी लिया है, और जैसा कि कुछ हमने निर्देश भी दिए हैं, कलेक्टर, सीईओ और अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, सरलता से लोगों के साथ मिले जुले, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता नहीं होना चाहिए, जन सुनवाई में भी लापरवाही नहीं करना है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान दे, ज़िले में अच्छे सुझाव, अच्छे नवाचार जिलों के अंदर और कई योजनाओं में सुधार की गुंजाइश है। हमने कई जिलों का जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके प्रेजेंटेशन भी देखे सुने हैं, जैसे हेल्थ में जिसने काम किया, अपने एग्रीकल्चर में अच्छा काम जिस तरह से हुआ है, ऐसे अलग अलग कलेक्टर या उनके ज़िलों के अंदर के जो 4, 5, 6 जिनने अच्छे अपने प्रेजेंटेशन बनाए उनकी बात भी कही है। कई अच्छे नवाचारों के बारे में जानकारी भी आई है। छत्तीसगढ़ की मशहूर जंगल सफारी रायपुर की बाघिन बिजली गंभीर रूप से बीमार चल रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब किडनी से कहीं ना कहीं गंभीर समस्याओं से वो ग्रसित है, और राज्य सरकार के साथ वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया कि बाघिन को बेहतर इलाज के लिए गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी फाउंडेशन द्वारा संचालित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जहां पर उसका इलाज हो सके। और इसके लिए भारतीय रेलवे ने हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में स्पेशल कोच लगाकर बाघिन को गुजरात रवाना कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी बीमार वन्य जीव को इतनी तुरंत या इतनी त्वरित कहीं ना कहीं काम करते हुए उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा दिलवाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हों। मध्य प्रदेश में बात करेंगे, जहां पर कफ सिरप जिस तरीके से कहीं ना कहीं जानलेवा होता जा रहा है। ब्रेक के बाद उस खबर पर नजर डालते हैं, जहां मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत के बाद 2 और कफ सिरप यानी जिसका नाम है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की जो ज्यादा मात्रा इसमें पाई गई है। इसके बाद एएनएफ कफ सिरप और यहां पर रेस्पी फ्रेश डी सिरप पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अब उन्हें जब्त भी करने का आदेश है। सैंपल के लिए 10 बोतलों को सील किया गया है। वहीं पर डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है, जहां पर उन्होंने 2 ड्रग इंस्पेक्टर के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप निदेशक को निलंबित करने और 1 ड्रग कंट्रोलर का तबादला करने का आदेश दिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार में चुनावों की जैसे तारीख का बिगुल बज चुका है। वहीं पर ऐलान के बाद राजनीतिक दल पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसी बीच चर्चाएं तो ये भी आ रही हैं कि बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर जल्द राजनीति में एंट्री करने वाली है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन्हें टिकट दे सकती है। उन्होंने नित्यानंद राय के साथ विनोद तावड़े से मुलाकात की। मैथिली ठाकुर का यह भी कहना है कि अगर उन्हें बीजेपी से चुनाव लड़ने का टिकट मिलता है तो वो स्वीकार जरूर करेंगी। लेकिन टिकट अब कहाँ की मिले, दरभंगा या मधुबनी, क्योंकि एक उनका नानका है और एक कहीं ना कहीं उनका अपना घर है। ऐसे में वो अपने क्षेत्र से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहती है, जनता की सेवा करना चाहती है। राजधानी रायपुर में स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर में स्नैचिंग और लूटपाट वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। महिलाओं से पर्स या फिर चेन
खींच लेना या छीन लेना यह आम सा हो चुका है। पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। शहर में चाकू मारकर लूट की जो ताजा घटनाएं हैं एक के बाद एक सामने आती है, सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। रिपोर्ट देखिए। रायपुर के सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक सवार बदमाशों की करतूतें थम नहीं रही है। कभी मंदिर से लौटती महिला, तो कभी ऑफिस से घर जा रही युवती, तो कभी मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला स्नैचिंग का शिकार बन रही है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुके हैं, जिनमें बदमाश खुलेआम महिलाओं से पर्स और चैन झपटकर फरार हो जाते हैं। चलिए एक नजर पिछले 4 सालों के लूट के ग्राफ में डालते हैं। 2022 110 मामले दर्ज, 2023 87 मामले, 2024 में 73 मामले दर्ज, 2025 अब तक 30 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इधर राजधानी के उड़ला इलाके में रविवार रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 3 हथियारबंद लुटेरों ने एक होटल कारोबारी को पता पूछने के बहाने रोका, फिर उसे चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। रायपुर पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं और पिछले दिनों 1-2 जगह पर पर्स छीनने की घटना और मोबाइल छीनने की घटना हुई थी, जिसमें गुड़ियारी थाने क्षेत्र में उसमें पकड़ लिया गया है। 3 विधि के साथ संघर्षरत बालक इसमें पकड़ाए हैं। उनके पास से गाड़ी जब्त किया गया है, पर्स भी बरामद कर लिया गया है और एक और जगह से जहां पर वो मोबाइल छीने थे, वो मोबाइल को भी बरामद किया गया है। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर में स्नैचिंग और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसे रोकने में पुलिस लगातार नाकाम नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों पर लूट की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि रायपुर पुलिस कुछ जगहों पर लूट की घटना और स्नैचिंग ऐसी घटनाएं हैं, उस मामले को लेकर भी सुलझाया है, लेकिन शहर के अलग अलग इलाके ऐसी लगातार जो बदमाश है वो वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आगे इस तरीके से जो लूट की घटनाएं हैं इसे रोकने के लिए रायपुर पुलिस आगे क्या कुछ प्लान करती है। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ महेश कुमार साहू, वेसन न्यूज रायपुर। खबर में आगे बढ़ते हैं। बरेली के अलीगंज में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पशुपालन और दुग्ध उत्पाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बार फिर से सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर मानवता को ये संदेश दिया कि जीवन को किस तरह से संजीदगी से जीना चाहिए।